नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं आज आप लोगों के सामने कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से बेंगलुरु में एक मुस्लिम नौजवान के साथ जो जुल्म ज़्यादती की गई है, उस बर्बरियत की दास्तान, और फिर किस तरह राज ठाकरे शिवसेना और बीजेपी के लिए दर्द सर बने हुए हैं और किस तरह वो अपने अवामी इजलास में बीजेपी की नाकामियों की और फिर पीएम मोदी की झूठ की पोल खोल रहे हैं, उसको बताऊंगा। तफसीलात में जाने से पहले दरख्वास्त है कि इन वीडियो लिंक्स को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया ग्रुपों में ज़रूर शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। बहरकैफ नाज़रीन, यहाँ बेंगलुरु के डीजे हल्ली में पुलिस ने एक मुस्लिम नौजवान को सिर्फ इस वजह से इस कदर पीटा और फिर पिछले जानिब डंडों से इस कदर मारा है कि खून जमा होने के बाद किडनी की नाली में जाकर फंस गया और दोनों किडनियां फेल हो गई। और गुज़िश्ता 10 दिनों से ये नौजवान बेंगलुरु के शिफा अस्पताल में आईसीयू में ज़ेर इलाज है। जी हाँ नाज़रीन, हमने कल शहर बेंगलुरु की मशहूर व मारूफ आलिम दीन शख्सियत और सिटी जामे मस्जिद के इमाम खतीब हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब के साथ उस नौजवान की इयादत के लिए मुताल्लिक़ा अस्पताल पहुँचे तो नौजवान की हालत देखकर दंग रह गए और कुछ पुलिस अफसरान की दरिंदगी और गुंडागर्दी देखकर हैरान रह गए। कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। ये जिस नौजवान को आप देख रहे हैं उसका नाम है मोहम्मद तनवीर। ये 10 अप्रैल को रात करीब 2 बजे उनके एक दोस्त के बीमार होने की वजह से अपने दोस्त दानिश के साथ मेडिकल से दवाइयां लेने जा रहा था कि इस बीच डॉक्टर BR अम्बेडकर अस्पताल के करीब वो मोबाइल में बात करते हुए जा रहा था तो एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम अय्यप्पा बताया गया है, उसने उसको रोका और बड़े ही गलत रवैये के साथ फ़ोन रखने की बात करते हुए पीठ पर डंडा मार दिया। तो इस पर तनवीर ने एहतिजाज करते हुए मारने की वजह पूछी और बेवजह पुलिस को मारने की इजाज़त न होने की बात कही तो पुलिस फौरी तौर पर गुस्से में आया और फिर पुलिस थाने ले गया, यानी होयसाड़ा को बुलाया और तनवीर को इस कदर वहां ले जाकर के पीटा कि किडनियां फेल हो गई। खुद तनवीर ने मेरे एक सवाल पर बयान दिया कि अलग अलग पुलिस अफसरान वक्त बदल बदल कर मार रहे थे और जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। डीजे हल्ली पुलिस थाने में होयसाड़ा के जरिए तनवीर को ले जाया गया था और बुरी तरह पीटा गया। तनवीर के भाई मुसव्विर का कहना है कि इत्तिला पाकर हम पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने कन्नड़ा में 100 बार दोबारा ऐसी गलती न करने की तहरीर लिखवाई और फिर दानिश जो उसका दोस्त था उसके साथ उसको तनवीर के चेहरे पर तमाचा मारने पर मजबूर किया। जब तनवीर घर पहुंचा तो उसकी तबीयत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। घर वालों ने अस्पताल पहुंचाया तो डॉक्टरों ने कहा कि तनवीर की किडनियां काम करना बंद कर चुके हैं। खबर मिलती SDPI के नौजवान दूसरे दिन यहां पुलिस थाने में जमा होकर खाती पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की और पुरजोर एहतिजाज किया गया। नाज़रीन, मैं यहाँ एक लम्हे के लिए रुकता हूँ। अगर मैं यहाँ रुक कर आप लोगों से कहूँ कि SDPI की आप मुखालिफत सियासी तौर पर हो, समाजी इख्तिलाफात के तौर पर ज़रूर करें और करते होंगे भी, मगर ये लोग जब कभी कौमी और समाजी सतह पर किसी कौमी भाई के खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है तो पहली फुर्सत में वहाँ जमा हो जाते हैं और एहतिजाज करते हैं और खाती के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर करते हैं। इस बात को हमें तस्लीम करना होगा। इस पार्टी से शायद मुझे और आपको भी इख्तिलाफात होंगे, मगर मुसीबत के मौके पर इसी पार्टी के कारिंदे पहली सफ में नज़र आते हैं और जिन लीडरान को हम अपना कहकर हम मसाजिद से ऐलान करवा के एकजुट होकर वोट करने की अपील करते रहते हैं और सारा अपना उन्हीं के पीछे लगाए रहते हैं, मेहनतें कोशिशें, ऐसे मौके पर ऐसे लीडरान फ़ोन भी नहीं उठाते बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोलते भी नहीं हैं और हम हैं कि उन्हीं के लिए वोट करने की अपील करते हुए नहीं थकते। नाज़रीन, कौमियत के नाम पर जज्बाती होने वाले हमारी कौम को अमली सतह पर उतर कर सोचना होगा कि हम कौम के एतमाद को किस तरह से ठेस पहुँचा रहे हैं, चाहे वो मसाजिद के सतह से हो या मदारिस के सतह से या अवामी और ज़ैली तंजीमों और तंजीमों की सतह से या मुख्तलिफ इदारों की सतह से। हम क्या कहीं आवाम का इस्तेहसाल तो नहीं कर रहे? संजीदगी से सोचना होगा और सियासत को समझना होगा कि आज मतलबी सियासत सर चढ़ करके बोलने लगी है।
हर नेता अपने मतलब की सोचता है, वो किसी और का नहीं सोचता। बहरकैफ नाज़रीन, ये कुछ अलग ही मजमून है, अलग ही उन्वान है। कुछ पुलिस अफसरान की वजह से पूरा महकमा बदनाम हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि पूरे पुलिस अफसरान ऐसे नहीं, पुलिस अफसरान में से अक्सरियत बहुत ही अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं। हमारे भी ताल्लुकात पुलिस से हैं, हम उनके पास रिपोर्टें कलेक्ट करते हैं, वो बेहतरीन अंदाज में हमें जवाब भी देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात जब सामने आते हैं जिस तरह के तनवीर के साथ पेश आया, तो पुलिस का महकमा बदनाम हो जाता है। अब पूछने वाले ये भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ अय्यप्पा जो कांस्टेबल है उसके साथियों को मुअत्तल करने से क्या होगा? क्या किडनियाँ वापस आ जाएंगी? क्या पुलिस अफसरान अपनी किडनियाँ इन नौजवानों को वापस दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो जन्म लेते हैं और मकामी मुस्लिम लीडरान को ये वाक़या संजीदगी से लेकर कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियासत कर्नाटक में बीजेपी की नहीं बल्कि मखलूत हुकूमत कांग्रेस और जेडीएस की है। इस इयादत के बाद मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने मीडिया के हबाब से कुछ बात की है, ये लीजिए उसको सुने। इयादत की मोहम्मद तनवीर की, हमारे भाई तनवीर पर जो पुलिस की तरफ से ज़्यादा की गई, उसकी वजह से उनकी किडनियाँ ख़राब हो गई हैं। पता चला तो हमारे जो खैर का अहबाब हैं उन्होंने गुजारिश की कि यहाँ ज़्यादा की तशरीफ़ लाएँ मुनासिब होगा। इसलिए मैंने हमारे तनवीर के जो भाई हैं उनसे पूरा हालचाल मालूम किया और दूसरे अहबाब से भी यहाँ के हालात मालूम किया। यकीनन पुलिस की तरफ से जो ज़्यादती हुई है वो नहीं होना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह के हालात रौनुमा ना हो। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह जो दूसरे इससे मुतालिक अहकाम हैं, हुक्काम हैं, उनसे बातचीत करेंगे, मसले को हल करने की भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। और हमारे नौजवानों से भी गुजारिश करेंगे कि जो पुलिस है उससे उलझे बग़ैर ज़रा नरमी से पेश आएँ, इसलिए कि रात का वक्त होता है तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और पुलिस किस हाल में रहेगी वो भी हमारे लिए तशवीश का बाइस होता है, क्योंकि ये फूक फूक कर चलने का ज़माना है। हमारे नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि वो जब रात के वक्त में अपने घर से निकले तो दुआ पढ़ कर निकलें, सदका व खैरात करते रहें, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत करें। लेकिन ये पुलिस की तरफ से ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। अल्लाह जलाल हमारे इस नौजवान को जल्द से सेहत अता फरमाए और वो फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी के पहिए पर चलना शुरू कर दे। यही हमारी दुआएँ भी हैं और हमारी ख्वाहिशात हैं। मौलाना ये पिछले 1.5 महीने में दूसरा वाक़या है। पहले वाक़ये में 1.5 महीने पहले एक मुस्लिम नौजवान को पुलिस कस्टडी में ही टॉर्चर करके मार दिया गया था। ये दूसरा वाक़या है। अब ये तो उसकी किस्मत के बच गया, तो ये वाक़यात जो है बढ़ रहे हैं, ख़ासकर जो है मुस्लिम नौजवानों के साथ ऐसे हो रहे हैं। और पिछले महीने में 2 मरतबा कश्मीरी नौजवानों पर हमले हुए, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इस सिलसिले में जो हमारे सियासी कायदीन हैं उनसे भी इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे और जो पुलिस कमिश्नर हैं और DIGP हैं इन आला हुक्काम से भी इंशाअल्लाह इस सिलसिले में बात करेंगे, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रौनुमा ना हो और हमारे यहाँ के मुसलमान नौजवान सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। इस सिलसिले में जो भी कोशिश हो सकती है वो पूरी कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह हमारे बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे नौजवान इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। मैं उनकी खिदमत को सराहता हूँ और उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। अल्लाह उनको खूब ताकत अता फरमाए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी क़ुव्वत के साथ और तमाम आला अफसरों के सामने उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को रखा है। उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा आइंदा आने वाले दिनों में नतीजा सामने ज़ाहिर होगा। फरमाइए। तनवीर के साथ जो हादसा पेश आया है बड़ा ही अफसोसनाक है। पुलिस की ज़्यादती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई नौजवान जो है उससे मुतासिर हुए। कैंडी रोड का नौजवान जेल के अंदर ही जो है दम तोड़ दिया और दूसरे कश्मीरी नौजवानों के साथ भी हम चाहते हैं कि हुकूमत इसको गहराई से देखे और
तहकीक करे, इन्वेस्टिगेट करे कि आखिर क्या मामला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिरकाप्रस्त लोग जो है डिपार्टमेंट में आकर खामखा की जो है दुश्मनी जो है निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्या केस है और क्या चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या हाल है, बच्चे का क्या हाल है? पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है इस बच्चे पे, और जो केस फाइल हुआ है, जो एक्शन, जो प्रेशर बिल्ड हुआ है इस केस में, कुछ प्रेशर बिल्ड करने की वजह से चंद केसेस लगवाए गए हैं। वो केसेस वीक हैं, चार्जेस आर वीक। उसको और स्ट्रेंथन करनी चाहिए। एक कंप्लीट कमीशन बिठा के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या हुआ है। एंड कंक्लूसिव रिपोर्ट पे जो हम लोग ने बताया था कि ये सेशंस लगना चाहिए, क्योंकि ये एकदम ब्रूटल असॉल्ट है। जो असॉल्ट हुआ था जानलेवा असॉल्ट टाइप है इस पर। तो हम लोग ने, हमारा डिमांड ये था कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस या चार्जेस लगें, पर पुलिस ने इसका बहुत सिंपल से चार्जेस लगाए हैं और 2 लोगों को सस्पेंशन किया है। हमारा डिमांड ये भी था कि और बहुत सारे जो पुलिस के जो साथी थे, जो साथ में उस दिन पे जो मारे हैं, उनको भी सस्पेंड किया जाए। पर ये बताया गया हमको कि इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी होने के बाद में उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो पुलिस हमारे को साथ दे भी रही है, ना दे भी रही है। तो इससे हम ये चाह रहे हैं कि जो भी अफराद हैं, इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप और NGOs हैं, जिसको पीस और जिसको जस्टिस के ऊपर ज़्यादा जो काम कर सके, जो चाहती है कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें इसमें, और हमारे को थोड़ा और गाइडेंस अगर। बहरकैफ नाज़रीन, हम लोगों ने शिफा अस्पताल के ज़िम्मेदार मौलाना मुश्ताक साहब से भी मुलाकात की और तनवीर की सेहत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। इस मौके पर मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने उनसे दरख्वास्त भी की कि वो बिल में पूरी तरह रियायत बरतें, और मौलाना मुश्ताक साहब ने यकीन दिलाया कि पूरी तरह की रियायत दी जाएगी। नाज़रीन, अब इंतज़ार रहेगा हम लोगों के लिए कि पुलिस महकमे में कुछ खाती अफसरान के ख़िलाफ़ क्या कदम उठाया जाता है और हमारे लीडरान इसमें क्या रोल अदा करते हैं। और आप लोगों को भी चाहिए कि ये सवाल अपने लीडरान से ज़रूर करें। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज के दूसरे मौजू की जानिब। नाज़रीन, बिहार और मशरक़ी यूपी में जब कोई कहता है कि ज़रा लाओ रे, तो उसका मतलब ये निकाला जाता है कि वो अपना हथियार लाने को कह रहा है। ऐसा आमतौर पर दबंग लोग ही कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना NNS सरबराह राज ठाकरे जब ऐसा ही जुमला मराठी में बोलते हैं तो इसका मतलब है ज़रा इस वीडियो क्लिप PM मोदी की क्लिप को ऑन करो। ये जुमला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पूरी टीम के लिए खौफजदा करने वाला है, क्योंकि इसके ज़रिए राज ठाकरे महाराष्ट्र में मोदी हुकूमत की किली खोल रहे हैं। राज ठाकरे इन दिनों अपनी रैलियों में स्टेज पर 2 बड़े बड़े LED स्क्रीन लगवाते हैं, उस पर वो मुख्तलिफ किस्म के दावे करते हुए मोदी के वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं और फिर अपनी बातें रखते हैं। मिसाल के लिए वो मोदी का एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि बिहार में 8,50,000 बैतुल खला 1 हफ्ते में ही बना दिए गए। राज ठाकरे कहते हैं कि सा का मतलब हुआ कि हर 5 सेकंड में 7 बैतुल खला बना दिए गए। और जब ये कहते हैं कि जितनी देर में आप बैतुल खला जाकर लौट आते हैं उससे भी कहीं कम वक्त में एक बैतुल खला बनकर तैयार हो जाता है, तो लोगों की हंसी छूट जाती है। राज ठाकरे नेशनलिज्म के इशू पर भी मोदी को अच्छे तरीके से घेर रहे हैं। वो पुलवामा वाक़या और इसी तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप ही सोचो, अगर हमारी एयर स्ट्राइक से एक भी पाकिस्तानी मरा होता तो क्या पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन को कुछ ही दिनों में जिंदा लौटने देता? क्या इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के तय जिम्मेदार नहीं है? ऐसे में अमित शाह किस बुनियाद पर दावा कर रहे हैं कि हम लोगों ने 250 पाकिस्तानियों को मार गिराया? फिर भी वो बीजेपी को अपने बयान के लिए हमले का मौका नहीं देते हैं, क्योंकि वो ये ज़रूर कहते हैं कि वो फौज पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, सिर्फ इस इशू के सियासी इस्तेमाल को सामने ला रहे हैं। राज ठाकरे तंजिया और जारिहाना अंदाज से पहले भी बोलते रहे हैं, लेकिन ये उनका नया अंदाज है। इसमें किसी को भी शिवसेना सरबराह बाल ठाकरे का अक्स नजर आएगा। बाल ठाकरे अपनी रैलियों में अखबार भी लाते थे, उनमें कई जुमले लाल सियासी से निशानजद किए रहते थे। वो उन्हें पढ़कर बताते कि 7 लोगों को दिखाते भी थे। अब ये ऑडियो वीडियो का ज़माना है तो राज उसी वसीले का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हालांकि राज ठाकरे की पार्टी ने इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वो किसी पार्टी के साथ मुश्तरका रैली भी नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह को हराना है। ऐसा करते हुए राज ठाकरे कई काम एक साथ कर रहे हैं। राज अपनी रैलियों के जरिए शिवसेना की वोट बैंक को भी अपनी जानिब खींच रहे हैं। उसके साथ ही राज मोदी शाह बरादरान बनाम पूरा मुल्क का मसला लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई में गुजराती मराठी का झगड़ा बरसों से हो रहा है और वो जख्म अभी भरे नहीं हैं। वो बकिया महाराष्ट्र में मोदी की छवि झूठ बोलने वाले के तौर पर पेश करने में कामयाब हो रहे हैं। ये राज ठाकरे का इस मामले में भी नया रूप है कि पहले वो मोदी के हामी रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ग्रुप क्यों बदल लिया। ये पूछे जाने पर वो कहते हैं कि मोदी न सिर्फ गलत दावे करते हैं बल्कि मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि इलेक्शन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन जीतता है, बल्कि बीजेपी की शिकस्त यकीनी करनी है ताकि मुल्क बच जाए। राज ठाकरे के इस अमल से बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद हैरान है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि राज ठाकरे के हमलों का जवाब किस तरह दे। उनकी पार्टी को इस इलेक्शन में लड़ ही नहीं रही है, उनकी पार्टी लड़ ही नहीं रही है। इसके बावजूद वो अजीम रैलियां करके मोदी हुकूमत और बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। आने वाले दिनों में खासकर बीजेपी को ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि राज ठाकरे 29 अप्रैल को महाराष्ट्र में आखिरी मरहले की वोटिंग के बाद दूसरी रियासतों में जाकर भी इसी तरह का प्रचार कर रहे हैं और रैलियां करने जा रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, लगता है कि बीजेपी के पीछे अक्सर पार्टियां लगी हुई हैं। एक राज ठाकरे तो गुज़श्ता कई दिनों से इनकी वीडियोस वायरल हो रही थी। आज सोचा कि उन्हीं कुछ वीडियोस को जमा करके उस पर एक प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने लाई जाए। इसके बाद एक 2-3 क्लिप आप लोगों को ज़रूर दिखाई जाएंगी, उसको ज़रूर देखें। वो मराठी में बोलते हैं, लेकिन कुछ जगह उसका इंग्लिश में भी तर्जुमा किया गया है और कुछ जगह हिंदी में। 2-3 क्लिप आप ज़रूर देखें और हमारे प्राइम टाइम को पैगाम को ज़रूर समझें। काळजावरती दगड ठेवा, परंतु ही माणसं दोन परत या देशाच्या राजकीय क्षितिजावरती तुम्हाला आपल्याला दिसता कामा नये। ही या देशाला धोका आहे। हे असले कपडे घालून फिरणारा आमचा पंतप्रधान असेल तर हा फकीर कसला, हा बेफिकीर। नशीब आज तो सोशल मीडिया आहे म्हणून तुमच्यापर्यंत काही गोष्टी पोहोचतायत तरी। हेच नरेंद्र मोदी एका पत्रकारांसमोर, एका टेलिव्हिजन चॅनल समोर लोक बसलेत, त्यांच्यासमोर काय बोलतायत जरा लावा व्हिडिओ। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, ऐका, हम सरकार में आते ही एक एक पाई हम वापस लाएंगे और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते उनको गिफ्ट के रूप में उसमें से 5%, 10% मैं वापस दूंगा। आता हे सगळं झाल्यावरती ज्या वेळेला त्यांचे पिट्टू ते अमित शाह त्यांना ज्या वेळेला पत्रकारांनी प्रश्न विचारला त्यावेळेला त्यांनी पत्रकारांना दिलेलं उत्तर ऐका, जी या देशाच्या थोबाडीत मारलेली आहे, कानफटात मारलेली आहे लोकांनी। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है और देश की जनता को भी मालूम है। मी इतकं खोटं बोलणारा पंतप्रधान मी माझ्या आयुष्यात आजपर्यंत कधीही बघितलेलं नाही। यांचा स्वतःचा घरातला त्यांचा फॅमिलीचा फोटो जो त्यांनी कुठेतरी त्यांनी फेसबुक वरती का कुठेतरी त्यांचा टाकला, तो उचलला आणि त्याच्यावरती मोदींचा फोटो छापून बाहेर स्प्रेड करतायत। सुरक्षित नहीं है, तो देश सुरक्षित हाथों में, कैसा काय विश्वास। कॉपी तो वो करते हैं जिनको 5 साल उन्होंने गालियां दी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। वहां पे वो जो स्मृति भवन है नेहरू जी का, वहां पे लिखा हुआ है कि इस देश के लोग मुझे प्रधानमंत्री करके ना बुलाए, इस देश के लोग मुझे प्रथम सेवक करके बुलाए। तो इन्होंने प्रथम सेवक का प्रधान सेवक कर दिया। वो कॉपी है, तो ऑफकोर्स कॉपी है। ये पर्सनल है तो वो आपका है। जब आप मीडिया लेके जाते हैं तो ये पब्लिकली है। माँ तो मुझे भी है, मेरी भी माँ है। मैं मेरी माँ को मिलने के लिए मैं आपको नहीं बुलाता। माँ को अगर आपको मिलने जाना है तो जाइए ना, किसने रोका है?
लेकिन जब आप चैनल्स को लेके जाते हैं, फोटोग्राफर्स को लेके जाते हैं, तो ये आप पब्लिकली क्यों कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।